इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इस बेचारे का, इसका तो चेहरा भी पहचानने में नहीं आ रहा है। मैंने तो सुना है मैन, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी में आग लग गई थी। अब होनी को कौन टाल सकता है। सही बोलता है मैन। हम तुम्हारे बगैर कैसे जिएगा जेम्स? For God's sake, don't go. अपनी मामा को छोड़कर मत जाओ जेम्स। मामा आप संभालो अपने आप को, प्लीज डोंट क्राई। तुम रोएगा तो जेम्स की सोल को बहुत दुख पहुंचेगा। हमारा जेम्स नहीं मर सकता, कभी नहीं मर सकता। वो अपनी मम्मा को छोड़कर नहीं जा सकता, वो वापस आएगा। देखो देखो, मैंने कहा था ना हमारा जेम्स वापस आएगा। माँ, जेम्स इज डेड। देखो उसका कॉफी मिला, देखो। मामा प्लीज मामा, कॉफिन अपनी जगह पे ही है। जेम्स अब वापस नहीं आएगा, ही इज डेड। कितनी भयानक रात है। बिजली कड़क रही है, आंधी आ रही है। God bless you, James. कौन हो तुम? अरे कौन हो तुम? जेम्स, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुका है ना जेम्स, तुम ये क्या कर रहे हैं? बदला, अपनी मौत का बदला। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक्सीडेंट में मर चुके हो।
एक्सीडेंट नहीं, खून। खून? तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था। किसने किया खून? विशाल। विशाल? क्यों? किस लिए? सारे जवाब परफेक्ट। हाईवे, गैरेज, बबलू मैकेनिक। हमको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी नहीं, तुम भी नहीं। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आपको एक लाश मिली जो अपने लिए इंसाफ मांग रही थी। हाँ, वो मेरा भाई का लाश था। उसने बोला कि खूनी ने उसके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया है। बदला, अपनी मौत का बदला। तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था। किसने किया खून? विशाल। विशाल? क्यों? हाईवे, गैरेज, बबलू मैकेनिक। ए कदम, वो इंग्लिश पिक्चर में क्या कहते हैं चलते फिरते भूत को? ज़ॉम्बी। ज़ॉम्बी नहीं रे, ज़ोंबी। हाँ, तू राहो दे रे, तू गप। अरे मिस्टर अर्नोल्ड, रात के 1 बजे सर, क्यों आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप जाओ। ताकि पागल दिख रहा है आपको कि इतनी रात गए फिल्म का स्टोरी सुनाने आएगा? अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा है। वो मेरा भाई का लाश था। खुद अपने पैरों पर चलकर आया था मेरे पास। देखिए मिस्टर अर्नोल्ड, आपके भाई की मौत हुई है, हम सभी को उसकी हमदर्दी है, लेकिन अगर आप ऐसे कहोगे कि एक लाश ने आकर उसके खूनी का पता बताया और हम उसे जाकर ढूंढे, तो ऐसे नहीं होगा। आप प्लीज जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, उसने ये तक कहा था कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिला ना तो इस शहर में आतंक। मेरे दिमाग का दही मत करो। ये लगे उन सारे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया अचानक? कौन हो तुम? कौन हो? किताब! किताब! कौन हो तुम? मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत का बदला। मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। मेरे खूनी को पनिश, तब माफी। मेरी बात नहीं मानी तो तुम में से कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच कह रहा है। वो मेरा भाई का लाश था।
साहब यही जगह था साहब जहां से एक हाथ निकला, मेरा मेरा पैर पकड़ लिया था साहब। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब, जेम्स के पैर का निशान। वो यहीं से चलकर गया होगा। माना कि कल रात को मुझ पर लाश ने हमला किया, लेकिन वो लाश जेम्स की है या नहीं ये जानना बहुत जरूरी है। खोदो जल्दी। देखा इंस्पेक्टर साहब, लाश गायब है। मैं आपसे बोला था ना, और आप मेरा बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब जाइए और जाके उस मैकेनिक बबलू से पूछिए, और वो आपको बताएगा कि खूनी विशाल सिंह है। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी मौत का बदला। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो। कॉलेज के दिनों से देख रहा हूं तुम्हें, तुम्हारी रोने की आदत अभी तक गई नहीं। रो नहीं तो क्या करूं, मेरे पति निर्दोष होकर सलाखों के पीछे। केडी, ये एक अजीब केस है। पुलिस का कहना ये है कि एक चलती फिरती लाश यानी ज़ोंबी ने आकर कहा कि विशाल ने खून किया है। ज़ोंबी? अच्छा। और पुलिस ने मान लिया। ये गलत है, विशाल एकदम बेकसूर है। मैं उसके साथ कितने सालों से रह रही हूँ केडी, वो किसी की जान नहीं ले सकता। देखो सुमिता, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन अखबारों में जो छपा है और जो आम जानकारी है उसके अनुसार जेम्स और तुम्हारे पति के बीच तो मुठभेड़ होती रहती थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी का खून कर देगा। सुमिता, कॉलेज में तो विशाल एक सभ्य लड़का था, लेकिन उसके पश्चात क्या क्या हुआ उसके साथ, ये जानकारी प्राप्त करना, इस केस की सच्चाई जानना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। केडी, जो भी करना है जल्दी करो, विशाल के पास समय बहुत कम है। चिंता मत करो सुमिता, इस केस की छानबीन करने दो, और अगर मैंने पाया कि विशाल निर्दोष है तो तुम इस केस की पहली सुनवाई में केडी पाठक को विशाल के पक्ष में खड़ी देखोगी। योर ऑनर, जेम्स पार्कर की मौत का ये केस है, बाकी केसेस से काफी अलग है। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। 4 दिसंबर 2013 को जेम्स अपने काम से अपनी कंपनी कार में मुंबई से पूना जा रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और मौके पे ही जेम्स की मौत हो गई। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये मौत एक एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, ये एक वेल प्लान्ड मर्डर था जिसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। और मैं अदालत को ये बात साबित करके रहूंगी कि मिस्टर विशाल सिंह ने मिस्टर जेम्स पार्कर को कितनी चालाकी से मौत के घाट उतारा है। हेलो बबलू। हाँ साहब। हाँ, तुम्हें एक खास काम करना है और उसके पैसे मैं तुम्हारे घर भिजवा रहा हूँ। ठीक है साहब, हो जाएगा। सुरभि दीक्षित, सर्वप्रथम कृपया ये बताएं कि ये जो आपने अभी कहा, ये जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है आपको? क्या मतलब है आपका? मतलब ये योर ऑनर की ये जो मुकदमा है ये प्रथम स्तर से ही निराधार है। पुलिस का ऐसा कहना है कि जो साक्ष्य और जो सबूत मेरे मुवक्किल के विरुद्ध उन्हें प्राप्त हुए हैं वो किसी चलती फिरती लाश, किसी ज़ॉम्बी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, सबूत तक पहुंचने की वजह जरूरी नहीं है, मेरे ख्याल से सबूत जो है वो जरूरी है। नहीं तो क्या कहना चाहती है आपकी अदालत? जो भूत प्रेत चलती फिरती लाशों में नहीं मानती, वो किसी ज़ॉम्बी की, किसी चलती फिरती लाश की कथन को दर्ज करके उस पर मुकदमा खेले? ये मेरे मुवक्किल को फंसाने के लिए एक गहरी चाल है। लाश है,
हमारा भाई हमारे पास खुद चल कर आया था। शांत हो जाइए आप। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, हम अपना भाई को अच्छे से पहचानते हैं। वो हमारा भाई जेम्स ही था जो उस रात घर के अंदर आया था। तुम्हें क्या करना है तुम? बदला, अपनी मौत का बदला। इसे क्या खून? विशाल, और वो हमको बोला कि अगर विशाल को सजा नहीं हुआ और उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, सबको मार डालेगा। और अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है तो आप इंस्पेक्टर कामले से पूछ लो। योर ऑनर, ये बात सच है कि जेम्स के लाश ने मुझ पर हमला किया। ये देखिए, ये उसके पंजे के निशान। योर ऑनर, उस दिन लाश के साथ मुठभेड़ में इंस्पेक्टर के हाथ लाश की शर्ट का ये टुकड़ा आ गया था। और तहकीकात से पता चला है कि ये वही शर्ट का टुकड़ा है जिसमें जेम्स पार्कर को दफनाया गया था। और योर ऑनर, सिर्फ इंस्पेक्टर पर ही नहीं बल्कि ग्रेवयार्ड के गार्ड पर भी हमला हुआ है। हाँ साहब, उस दिन रात में अपनी आंखों से देखा, कब्र में से एक हाथ निकला। उसने तो हमारे पैर पकड़ लिया था। वो तो पहाड़ों वाले देवी माँ का कृपा है कि मैं बच गया। साहब, उस लाश को इंसाफ दिलाइए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। चिंता मत करो ललन, जो दोषी है उसे दंड अवश्य मिलेगा। योर ऑनर, अभियोग पक्ष के तीनों साक्षी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा कि ये जो कथन है जिसके आधार पर ये केस लड़ा जा रहा है वो एक चलती फिरती लाश का कथन है। योर ऑनर, वकील तो मैं भी हूँ और मैं भी चलती फिरती लाश वगैरह जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखती, लेकिन ये लाश या जो कुछ भी है उसे हमें सच्चाई से अवगत किया है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक व्यक्ति जिसे दफना दिया गया, उसकी देह का, उसके शव का प्रकट होना और आकर कथन देना, ये इस बात को प्रमाणित करता है योर ऑनर की ये किसी का रचा हुआ षड्यंत्र है मेरे मुवक्किल के विरुद्ध। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मेरे मुवक्किल को बरी कर दिया जाए, इस केस को खारिज कर दिया जाए। योर ऑनर, कभी कभी सच्ची चीजों के लिए भी उंगलियां उठती है और मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मिस्टर विशाल सिंह ने मिस्टर जेम्स पार्कर की हत्या की है। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मिस्टर केडी पाठक, ये अदालत भी इस बात को समझती है कि कोई चलती फिरती लाश नहीं होती है, लेकिन अगर मिस्टर जेम्स पार्कर का कोई कातिल है तो उसे सजा तो अवश्य मिलनी चाहिए। इसलिए आप दोनों इस बात पर बहस ना करें तो अच्छा है, क्योंकि ये केस सबूतों के आधार पर लड़ा जाएगा। इस केस की आगे की कार्रवाई जारी की जाए। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत में ये बात साबित करना चाहूंगी कि मिस्टर विशाल सिंह मिस्टर जेम्स पार्कर को क्यों मारना चाहते थे। मिस्टर विशाल, आप रिया सक्सेना नाम की औरत को जानते हैं? मुझे नहीं पता। योर ऑनर, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है विशाल की। सितंबर 1995 विशाल ने मिस्टर जेम्स को रॉड से मारा था और ये मैटर पुलिस में भी दर्ज हुआ था, जिस बात की एफआईआर रिपोर्ट हमारे पास है। योर ऑनर, जो इंसान अपने होश खोकर किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है वो किसी की जान ले क्यों नहीं सकता? मिस दीक्षित, जिस समय की आप बात कर रही हैं उस समय मेरे मुवक्किल कॉलेज में थे और कॉलेज में योर ऑनर अल्हड़ उम्र होती है। इस उम्र में ऐसी भूल हो जाती है, हम सब से कहीं ना कहीं हुई। चलिए आपको समझदारी की उम्र की एक बात बताते हैं। योर ऑनर, जेम्स और विशाल दोनों की इंसिडेंटली एक ही कंपनी में नौकरी लगी। अब अपनी काबिलियत की वजह से जेम्स कुछ ही समय में मिस्टर विशाल के बॉस बन गए। कैसी बातें करती हो स्मिता? तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें डिनर पे नहीं लेके जाऊंगा तो पड़ोसन को लेके जाऊंगा क्या?
रेडी रहो, 1 घंटे में आ रहा हूँ। बाय। अरे इतनी जल्दी तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे कहीं जाना है जेम्स। जेम्स नहीं, सर बोलने का। तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारा बॉस हूँ? आई एम सॉरी सर। वेरी गुड। अच्छा, मिस्टर रेड्डी के फाइल का क्या हुआ? वो तो मंडे को प्रेजेंट करना है, मैं कल रेडी कर दूंगा। नो 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 नो, मुझे फाइल आज ही कंप्लीट चाहिए। लेकिन जेम्स, सर मेरी वाइफ का बर्थडे है आज। तो क्या हुआ? ऐसा करो, तुम रिजाइन दे दो और वाइफ के साथ बर्थडे बनाओ। विशाल, तुमने जो कॉलेज में सर पे रॉड मारा था ना, उसका दर्द मुझको आज तक याद है। और मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करो। मुझे 1 घंटे में फाइल रेडी चाहिए, ऑन माई टेबल, समझे? तो मिस्टर विशाल, क्या आप जेम्स से नफरत करते थे या नहीं? हाँ थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका जाके कत्ल कर दूंगा। जितना सवाल उतना ही जवाब प्लीज। इसके आगे की कहानी मैं बताती हूँ योर ऑनर। धीरे धीरे विशाल के दिल में जेम्स के प्रति नफरत बढ़ती गई, उनका जहर बढ़ता गया और उनके सब्र का बांध तब टूटा जब जेम्स ने इनका प्रेजेंटेशन चुरा के अपने बॉसेस के सामने प्रेजेंट करके खूब वाहवाही लूटी। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जेम्स ने जो किया वो सही था या गलत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नफरत की आड़ में आकर आप किसी की जान ले लें। योर ऑनर, अभी अभी जिस घटना का वर्णन उर्मी जी ने किया, ऐसी घटनाएं तो हर ऑफिस में घटती रहती हैं। ये साधारण बात है। इसका ये अर्थ नहीं है कि मेरे मुवक्किल ने जेम्स की हत्या कर दी। अगर कुछ बताइए, क्यों मेरे मुवक्किल हत्या करना चाहते थे? किस प्रकार से उन्होंने हत्या की, जबकि हम सब जानते हैं कि ये एक सड़क दुर्घटना थी। योर ऑनर, मैं इसी बात पर आ रही हूँ कि ब्रेक्स किसने और क्यों फेल की, और इसके लिए मैं परफेक्ट हाईवे गैराज के मैकेनिक मिस्टर बबलू को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। बताइए, आप मिस्टर विशाल को कब से जानते हैं? यही कोई 5 बरस से मैडम। विशाल साहब जिस कंपनी में काम करते हैं, जीटी इंजीनियरिंग, उस कंपनी की सारी गाड़ियां हमारे पास ही सुधरने के लिए आती हैं। अच्छा, आप बताएंगे कि 3 दिसंबर को, यानी कि हत्या के 1 दिन पहले, मिस्टर विशाल ने आपको फोन किया था, उस कॉन्वर्सेशन के बारे में हमें बताएंगे? उस दिन मेरे पास विशाल साहब के 2 फोन आए थे मैडम। पहला फोन तो गाड़ी में क्या क्या ठीक करना है विशाल साहब ने ये बताया था, और फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दूसरा फोन आया था। बोलो विशाल साहब। तुमसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गया। गाड़ी की सर्विसिंग के बाद उसकी ब्रेक्स को कुछ इस तरह खराब करना कि वो 30-40 किलोमीटर के बाद फेल हो जाए। ये कौन सा गड़बड़ काम करा रहे हो हमारे से विशाल साहब? और सवाल मत करो, तुम्हें इस काम के अलग से 50,000 मिल जाएंगे। 50,000? कुछ क्लेम का प्रॉब्लम है। ठीक है विशाल साहब, गाड़ी भेज दो, आपका काम हो जाएगा। योर ऑनर, ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैंने इसे गाड़ी की रिपेयर के लिए जरूर कहा था, लेकिन गाड़ी के ब्रेक फेल करने के लिए नहीं बोला। उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन की ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास मौजूद है और ये मैं अदालत में पेश करना चाहूंगी। योर विटनेस प्लीज। इस समय कोई प्रश्न नहीं है। केडी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। केडी, योर ऑनर, कहानी, मेरा मतलब है केस को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं जेटी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के उस ड्राइवर को कटघरे में बुलाना चाहूंगी जो अक्सर कंपनी की गाड़ियां कंपनी से गैराज तक लेकर जाता है रिपेयर वगैरह के लिए। शेखर, तुम्हें किसने कहा था कि गाड़ी को सर्विसिंग के लिए बबलू के पास लेकर जाओ? जी, विशाल साहब ने कहा था। विशाल सिंह साहब ने? अच्छा, आपको ये बताया था कि गाड़ी में क्या क्या रिपेयर करवाना है? वैसे तो विशाल सर हमेशा मुझसे कह देते थे कि गाड़ी में क्या क्या काम करवाना है, लेकिन इस बार उन्होंने कहा तुम गाड़ी लेकर गैराज जाओ। गाड़ी में क्या क्या काम करवाना है ये मैंने मैकेनिक को बता दिया है। मिस्टर पाठक, योर विटनेस। जी नहीं अरुण, कोई प्रश्न नहीं। योर ऑनर, अब मैं जेटी इंजीनियरिंग लिमिटेड के एचआर मैनेजर मिस्टर ऋषभ को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। मिस्टर ऋषभ, आप जेम्स और विशाल सिंह की रिलेशनशिप के बारे में अदालत को बताएंगे? ऊपर ऊपर से तो काफी अच्छे दोस्त थे, मगर अंदर ही अंदर पक्के दुश्मन थे।
जब भी मौका मिलता तब दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते थे। योर ऑनर, अब मैं इस कहानी का एक और अंश अदालत को बताना चाहूंगी। मिस्टर विशाल जेम्स से इतनी नफरत करते थे कि उनको रास्ते से हटाने का पूरा प्लान इन्होंने बना लिया था। ऋषभ, आप मुझे उस टेलीफोन कॉन्वर्सेशन के बारे में बताइए जो हत्या के एक दिन पहले मिस्टर विशाल ने आपको किया था। जी हाँ, जरूर। हाँ विशाल बोलो। ऋषभ, ये जेम्स अपने आप को समझता क्या है? प्रेजेंटेशन के बाद तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। हाँ। मंडे को उसका आखिरी दिन होगा ऋषभ। मंडे को जेम्स फिनिश होगा। मिस्टर विशाल, क्या आपने ऋषभ से ये सारी बातें की थी? जी हाँ बोली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देखो विशाल, यहाँ झूठ बोलने की कोशिश मत करो। और शायद तुम भूल रहे हो कि मैं इस कंपनी का HR मैनेजर हूँ और सबसे की हुई बातें मैं रिकॉर्ड भी करता हूँ बॉस को सुनाने के लिए। क्या बात है, तो बड़े चतुर हैं ऋषभ जी। थैंक यू सर। अपने उच्च अधिकारियों को सुनाने के लिए लोगों की वार्तालाप रिकॉर्ड करते हैं। अब सर, HR का तो काम ही यही होता है, अपने सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स को अपने पास रखना। मैं तो बस अपना काम कर रहा था सर। अच्छा, चलिए अद्भुत। तो एक बार आपकी और विशाल के बीच जो वार्तालाप हुई थी वो सुनाएंगे? जी हाँ जरूर, सुनाइए। 1 मिनट। हाँ विशाल बोलो। ऋषभ, ये जेम्स अपने आप को समझता क्या है? प्रेजेंटेशन के बाद तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। हाँ। मंडे को उसका आखिरी दिन होगा ऋषभ। मंडे को जेम्स फिनिश होगा। धन्यवाद ऋषभ जी। योर ऑनर, जैसा कि हम सब ने रिकॉर्डिंग में सुना, जो वाक्य कहे गए थे वो कुछ ऐसे थे कि कल उसका खेल खत्म होने वाला है, कल ऑफिस में उसका अंतिम दिन होगा, ना कि इस जग में उसका अंतिम दिन होगा। योर ऑनर, तो इन वाक्यों से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई किसी की हत्या करने की बात कर रहा है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऐसी बातें तो इंसान तभी करता है जब उसके मन में किसी की हत्या करने की साजिश चल रही हो। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वैसे भी अभी तक मेरी बात खत्म नहीं हुई है। वो क्या कहा था आपने कि मेरे मुवक्किल के मन में जेम्स की हत्या करने की मंशा जागी क्योंकि जेम्स ने इनका प्रेजेंटेशन चुरा लिया था और अपना बना लिया था। ऐसा कुछ कहा था आपने? हाँ, मैंने ऐसा कहा था। एक मिनट ऋषभ, ये जो वार्तालाप तुमने हमें सुनाई, ये प्रेजेंटेशन चोरी होने के पहले है या उसके बाद का? सर, फोन तो पहले ही आया था। पहले की? तो मिस दीक्षित, क्या कहने का अर्थ हुआ आपका कि मेरे मुवक्किल जानते थे कि जेम्स इनका प्रेजेंटेशन चोरी करेंगे? और ऑनर, ऐसी परिस्थिति में ऋषभ जी की बात मानकर मेरे मुवक्किल पर आरोप लगाना ये उचित नहीं होगा। और बबलू की बात, उस ड्राइवर की बात? हाँ, उन्हें नहीं भूला। समय आ गया है उनसे पूछताछ का। बबलू, तुमने कहा था कि फोन किया था विशाल सिंह ने तुम्हें पूरा विश्वास है कि जिस व्यक्ति ने फोन किया था तुम्हें विशाल सिंह ही था, विशाल सिंह की ही आवाज थी? ये बहुत बेकार बात कर दी वकील साहब आपने। सालों से मेरी बात विशाल साहब से हो रही है, मैं उनकी आवाज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। अर्थात तुम्हें पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति जो तुमसे बात कर रहा था वो विशाल सिंह ही था? पूरा 200% विश्वास है साहब। बबलू! संजू, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे तारे को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? साहब, मैं बबलू का दोस्त हूँ संजू, इसी के घर से भागता हुआ आ रहा हूँ मैं। वो बबलू की इसकी बीवी के साथ अर्जेंट बात करानी है। देखिए, इस तरह कोर्ट में फोन पर बात करना अलाउड नहीं है, आप बाहर जाकर बात करिए। बहुत अर्जेंट है साहब, इसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि कोर्ट में फोन पर बात करना कोर्ट के नियमों का उल्लंघन होगा, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ गंभीर लग रही है। इसी कारण मैं निवेदन करता हूँ आपसे कि बात कर लेने दीजिए ना। जल्दी बात करवाइएगा।
हेलो, क्या बोल रही है तू? चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा, मैं अभी पहुंच रहा हूं। जज साहब, मेरे लड़के का एक्सीडेंट हो गया, मुझे जाना होगा। अरे रुको रुको रुको, इतनी शीघ्रता भी क्या है भाई? ये बताओ कि कैसे पता तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं? किसका फोन आया था? दिखाई नहीं दिया, अभी मेरी लुगाई का फोन था। तुम्हारी धर्मपत्नी ने तुम्हें फोन किया था ना, तो तुम्हारी धर्मपत्नी को यहीं बुला लेते हैं, है ना? आइए जरा, आइए अंदर आइए। कहाँ हैं? अरे बॉस, मैडम, ये लीजिए, आ गई आपकी धर्मपत्नी। नहीं, ये मेरी लुगाई नहीं है। नहीं, अगर ये तुम्हारी धर्मपत्नी नहीं है तो फिर तुम्हारी धर्मपत्नी ने फोन नहीं किया था तुम्हें, क्योंकि फोन तो इन्होंने किया। ये सब क्या हो रहा है योर ऑनर? आप साबित क्या करना चाहते हैं मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, वास्तविकता को सामने लाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। जो फोन इन्हें आया था वो इनकी पत्नी ने नहीं, इन महिला ने किया था। किंतु इन्हें लगा कि इनकी पत्नी से बात हो रही है इनकी। जब वर्षों से विवाहित पत्नी का स्वर नहीं पहचान पाई है फोन पर, तो हम कैसे मान ले कि विशाल सिंह ने ही इन्हें फोन किया था और वो विशाल सिंह की ही आवाज थी जो इन्होंने पहचानी। मिस्टर केडी, आगे से आप ऐसा कोई काम न करें जो अदालत की मर्यादा के विरुद्ध है। क्षमा चाहता हूँ। केस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, बबलू विशाल की आवाज पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन कंपनी रिकॉर्ड से क्लियरली प्रूव होता है कि ये कॉल विशाल ने ही बबलू को किया था। योर ऑनर, कंपनी का लैंडलाइन है और कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करता हो या वहां आया हो, वो उस कंपनी के लैंडलाइन का और विशाल सिंह के एक्सटेंशन का उपयोग कर सकता है योर ऑनर फोन करने के लिए। रही बबलू साहब की बात, तो बबलू साहब कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो 10,000 रुपए के लिए एक गाड़ी का इंजन दूसरी गाड़ी में फिट करते। तो अगर इन्हें अधिक मात्रा में रुपए मिले तो ये गाड़ी का ब्रेक फेल भी कर सकते हैं और अदालत में झूठा कथन भी दे सकते हैं। ये सब इनके बस की बात है। और HR मैनेजर ऋषभ की बात को तो मैं अदालत में खंडित कर ही चुका हूँ। तो कुल मिला के अब अभियोग पक्ष के पास उस चलती फिरती लाश के कथन के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचा योर ऑनर, और उस कथन के आधार पर मेरे मुवक्किल को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। एक ही तरीका है योर ऑनर, उस चलती फिरती लाश तक पहले पहुंचना पड़ेगा और इसमें लगेगा समय। मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि तब तक मेरे मुवक्किल को जमानत पर रिहा किया जाए। इस अदालत की अब तक की कार्यवाही तमाम सबूतों और गवाहों को सुनने के बाद यह निश्चित नहीं हो पाया है कि मिस्टर विशाल सिंह मिस्टर जेम्स पार्कर के हत्या के जिम्मेदार हैं। लिहाजा यह अदालत मिस्टर विशाल सिंह की जमानत की अर्जी को मंजूरी देती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। जज साहब, विशाल सिंह को रिहा करके आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जज साहब। अरे हमारा भाई जेम्स ऑफिस आएगा और हमको मार डालेगा जज साहब। जज साहब, उसने कहा था कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो हमें मार डालेगा जज साहब। जज साहब, हमारी बात सुनिए जज साहब। जज साहब, गरम चाय। वरुण भाई, क्या पढ़ रहे हो? ज़ॉम्बीज़ के बारे में। अरे वरुण भाई, ऐसा भूत के बारे में काय को पढ़े ले हो? भूत को इतना भाव नहीं देने का, पता है काय को? भूत को इतना भाव देंगे ना, भूत आएगा रात को तुम्हारे पास। तू कुछ भी बोलता है। सर, मैंने रिसर्च किया है, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें सचमुच लगता है कि ज़ॉम्बी होते हैं। तुझे क्या लगता है? सर, दिमाग तो मानने को तैयार नहीं है कि ज़ॉम्बी होते हैं, पर दिल कह रहा है कि जब इतने सारे लोगों ने देखा है तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई तो होगी सर। वरुण, केस लड़ते समय दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। वैसे अलग अलग परिस्थिति में तो दिल तो बहुत कुछ कहता है, लेकिन दिल के साथ साथ दिमाग का वही बात कहना बहुत आवश्यक है। इस समय मेरा दिमाग ये कह रहा है कि ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज होती नहीं। अब उनको भी ऐसे लगता है, अब उनको भी एकदम करेक्ट लगता है बॉस, बहुत एकदम सही बोल रहे हैं। और भाई कुछ भी फेंक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता बस, करेक्ट। अबे ज़ॉम्बी वॉम्बी मतलब नहीं होते ना बस, अब मतलब कोई मरेगा वापस थोड़ी आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है,
ये ज़ॉम्बी या फिर जो भी है जो लाश बनकर आ रहा है, उसे इस केस के बारे में इतना कैसे पता? यही तो चिंता का विषय है कि अंततः वो व्यक्ति जो भी है, जीवित व्यक्ति, वो है कौन? हाँ बॉस, अपन लगता है बॉस ये जो भी है ना आदमी, ये विशाल का एकदम सॉलिड दुश्मन है। विशाल ने किया रहेगा कुछ पंगा उसके साथ। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो भी हो, ये केस बहुत पेचीदा होता जा रहा है। अगर बॉस केस पेचीदा है तो अपन का बॉस भी तो स्क्रू ड्राइवर है ना भाई। अरे बॉस बोले तो कि अगर केस का स्क्रू जरा ढीला तो जरा टाइट कर दो ना। हाँ, केस का स्क्रू टाइट कर देंगे बॉस, फिर देखना खून खुद ब खुद सबको दिखने लगेगा। अपन जानता है बॉस भाई, टैलेंटेड आदमी है। श्रवण, तेरा ये पेच और स्क्रूड्राइवर वाला जो कोई नहीं समझने वाला, दुर्भाग्यवश। काम पे आ जाएं। अगर इस केस के परिणाम तक पहुंचना है, विशाल सिंह को निर्दोष साबित करना है, तो सर्वप्रथम उस चलती फिरते शव तक पहुंचना होगा। मतलब अब ऐसा दिन आ गया अपन लोगों का, अपन लोगों को मुर्दी लाश को ढूंढना पड़ेगा क्या? क्यों नहीं ये काम हम श्रवण को दे? हाँ सर, लाश ढूंढने का काम श्रवण को ही मिलना चाहिए। काय को अपन नहीं जाएगा, अपन नहीं जाएगा कोई मुर्दा ढूंढने। अपन को लगता है पुलिस वाले गलत टाइम में आ गया बस। अच्छा तो ठीक है, तो फिर आज से तू हमारे दल में नहीं। अपन है ना आपकी टीम में बॉस। जय हो बॉस की, अपन है आपकी टीम में। तो फिर टीम वर्क तो करना पड़ेगा। तो वरुण, इस केस के जितने पहलू हैं उन्हें हम अलग अलग करके संभालेंगे और उन पहलुओं पर वो पहली नजर डालेंगे। हो सकता है जो उस समय नहीं दिखा हमें अब दिख जाए। क्या हुआ विशाल, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। आप कुछ मत सोचिए, मेरी केडी से बात हुई है, उसने कहा है बहुत ही जल्दी असली खूनी सामने आ जाएगा। बात वो नहीं है स्मिता, मेरे दिमाग में जेम्स के भाई आर्नोल्ड की चीखें अभी तक गूंज रही हैं। उसने कहा था जेम्स आएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। ओहो विशाल, तुम भी इतने पढ़े लिखे होकर ऐसी दकियानुसी बातों पे विश्वास करते हो। ट्रस्ट मी, कोई लाश नहीं है, कोई नहीं आएगा। चलो खाना खाओ। बस मेरा पेट भर गया, मैं सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। इतनी रात को कौन आया होगा? नहीं पहचाना? जेम्स? हाँ मैं। क्या चाहिए तुम्हें? इंसाफ चाहिए, अपनी मौत का बदला। जेम्स, जेम्स, मैंने तुम्हें नहीं मारा जेम्स, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुमने ही मारा है। विशाल, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करो। कल
विशाल, तुमसे बात करने आया हूं मैं। केडी, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। देख विशाल, मैं यहाँ तेरे वकील नहीं, तेरे दोस्त की हैसियत से आया हूँ। तो दोस्त होने के नाते मुझे ये जानने का अधिकार है कि सुमिता मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, और तो दोषी ना होते हुए भी अपने आप को दोषी क्यों बोल रहा है? किसने कहा तुमसे कि मैं बेकसूर हूं? मैंने ही मारा है जेम्स को। मैंने ही बबलू मैकेनिक को बोला था उसकी ब्रेक्स काटने को। अच्छा, तूने किया ये सब, तो पहले क्यों बोला कि तूने नहीं किया? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। देख विशाल, सच क्या है ये तुझे बताना पड़ेगा। और तू किस बात से डर रहा है? मुझे लग रहा है तू किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। क्या बात है, बता। क्या करोगे सच जान के तुम? हाँ, मैं सारी दुनिया के सामने बोल चुका हूं कि जेम्स को मैंने ही मारा है, और 4 दिन बाद अदालत में भी यही बोलने वाला हूं। हमारा जेम्स नहीं मर सकता, वो वापस आएगा। तुम तो एक्सीडेंट में मर चुके हो। एक्सीडेंट नहीं, खून। किसने किया खून? विशाल। मैं अदालत को ये बात साबित करके रहूंगी कि मिस्टर विशाल सिंह ने मिस्टर जेम्स पार्कर को कितनी चालाकी से मौत के घाट उतारा। पुलिस का ऐसा कहना है कि जो साक्ष्य और जो सबूत मेरे मुवक्किल के विरुद्ध उन्हें प्राप्त हुए हैं वो किसी चलती फिरती लाश, किसी ज़ॉम्बी के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ये अदालत भी इस बात को समझती है कि कोई चलती फिरती लाश नहीं होती है। जज साहब, उसने कहा था कि अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो हमें मार डालेगा। जज साहब, हमारी बात सुनिए। जज साहब, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करो। विशाल, तुमसे बात करने आया हूं मैं। केडी, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। देख विशाल, मैं यहाँ तेरे वकील नहीं, तेरे दोस्त की हैसियत से आया हूँ। तो दोस्त होने के नाते मुझे ये जानने का अधिकार है कि सुमिता मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही, और तो दोषी ना होते हुए भी अपने आप को दोषी क्यों बोल रहा है? किसने कहा तुमसे कि मैं बेकसूर हूं? मैंने ही मारा है जेम्स को। मैंने ही बबलू मैकेनिक को बोला था उसकी ब्रेक्स काटने को। अच्छा, तूने किया ये सब, तो पहले क्यों बोला कि तूने नहीं किया? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। देख विशाल, सच क्या है ये तुझे बताना पड़ेगा। और तू किस बात से डर रहा है? मुझे लग रहा है तू किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रहा है। क्या बात है, बता। क्या करोगे सच जान के तुम? हाँ, मैं सारी दुनिया के सामने बोल चुका हूं कि जेम्स को मैंने ही मारा है, और 4 दिन बाद अदालत में भी यही बोलने वाला हूं। विशाल, अब भी बोल रहा हूं, सत्य क्या है ये बता दे मुझे। केडी, प्लीज मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो प्लीज यहां से चले जाओ। मैं तुम्हारी हालत समझ रहा हूं विशाल, लेकिन अगर फिर भी तुम मुझसे सत्य कहना चाहो तो बुलवा लेना। आपका शक सही निकला। हाँ बॉस, अपन लोगों ने विशाल जी के घर की एकदम बरोबर इन्वेस्टिगेशन की। सर, घर की हालत देखकर और सुमिता जी से बात करके लग रहा है कि किसी ने सुमिता जी और विशाल पर जानलेवा हमला किया है। किसी ने नहीं, उसी ने, उसी व्यक्ति ने जो चलती फिरती लाश बनकर घूम रहा है, और उसी ने विशाल को इतना डराया है कि बेचारा निर्दोष होते हुए भी अब अदालत में अपने आप को दोषी कहेगा। जो भी सच्चाई हो सर, कई लोगों ने ज़ॉम्बी को देखा है। हाँ, देखा है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाना चाहता है। वो लोगों को डराकर उनके मन में भय पैदा करना चाहता है ताकि विशाल को सजा दिला सके। पर बॉस, ये लाश बन के कौन घूम रेला होएगा? ये जो भी है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये विशाल के साथ ही काम करता है, या फिर उसके ऑफिस में इसका आना जाना है। ये आप कैसे कह सकते हैं? देख, ब्रेक फेल करने से पहले
विशाल के ऑफिस से फोन किया गया था। तो द्वितीय बात यह है कि उस व्यक्ति को पता था कि जेम्स पूना कब जा रहा है। आप सही कह रहे हैं सर। बस अपन को लगता है या तो वो ऋषभ एचआर आएगा या वो भी हो सकता है वो ड्राइवर शेखर, और या जेम्स का भाई आर्नोल्ड, वो भी हो सकता है बस। वो भी तो हो सकता है तेरा दोस्त ज़ॉम्बी। सर मान लीजिए कि हमने उस लाश की सच्चाई जान भी ली तो उसका क्या फायदा होगा? अगर विशाल ने अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लिया तो? क्या बॉस, अपन लोग इधर टेंशन में और आप हंस रहे हैं। कमाल है बॉस। हाँ, हंस रहा हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने विशाल के मन में जो भय पैदा किया है उसे निकालने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया। आगे आगे देखो होता है क्या। सूत्रों के अनुसार हमें ये पता चला है कि शहर में चलती फिरती लाश जो विशाल सिंह के केस से जुड़े उन तमाम लोगों के दिलों में दहशत फैला रही है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। वो लाश एक आम इंसान की लाश थी जिसका खुलासा केडी ने बड़ी समझदारी के साथ किया। इस ज़ॉम्बी के पकड़े जाने से केस में नया रूप देखने को मिल सकता है। आगे की जानकारी हमारे संवाददाता मनीष से मिलेगी जो इस वक्त केडी के ऑफिस के बाहर है। मनीष, क्या आपकी केडी से इस विषय में कोई बातचीत हुई? साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक हमारी केडी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन वो किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं और ज़ॉम्बी के खुलासे पे रोशनी डालेंगे। वो देखो केडी सर आ गए। सर ज़ॉम्बी कौन है, उसे कहाँ रखा गया है, वो ये सब क्यों कर रहा है सर? क्या विशाल जी खूनी है या ज़ॉम्बी खूनी है? देखिए, ज़ॉम्बी से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कोई चलती फिरती लाश नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, जिसे पुलिस ने गुप्त सेल में रखा हुआ है। पूछताछ चल रही है। सर विशाल जी बेकसूर है या कसूरवार? विशाल निर्दोष है, ये बात मैं अदालत में प्रमाणित करूंगा और असल हत्यारे को अदालत के सामने प्रस्तुत करूंगा। सर लेकिन बेकसूर है कि नहीं वो? सर प्लीज जवाब दिए सर। अरे काहे मुंह लटकाए बैठे हो? अब तो खुश हो जा, केडी पाठक ने चन्नी वाली लाश को पकड़ लिया है। क्या? हाँ, हर जगह यही खबर आ रही है। केडी पाठक ने टीवी पे बोला है कि विशाल सिंह खूनी नहीं है। वो अगली सुनवाई में ये साबित कर देंगे। विशाल सिंह से मिलकर आ रहा हूँ। अब उसका कहना है कि वो अपने आप को कसूरवार ज़ॉम्बी के डर से ठहरा रहा था। ज़ॉम्बी ने उसे और उसके बीवी बच्चों को जान से मार देने की धमकी दी थी। बहुत अच्छी सूचना लेकर आए तो। अब देख, किसी भी हाल में अगली पेशी से पहले हमें असल हत्यारे तक पहुंचना है। इन्वेस्टिगेशन में जान लगा दूंगा। मिस्टर जेम्स, हत्या केस पर कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। योर ऑनर, अब इस केस पर कार्रवाई आगे करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो सामने आ गई है। जमानत के दौरान मिस्टर विशाल सिंह को अचानक इस बात का एहसास हुआ कि उन पर लगाया गया मिस्टर जेम्स की हत्या का आरोप जो है वो साबित होने ही वाला है, इसलिए इन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आप प्लीज मिस्टर विशाल को मिस्टर जेम्स का हत्यारा मानकर अपना फैसला सुनाइए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर विशाल सिंह ने केवल ज़ॉम्बी के डर के कारण
ये अपराध अपने सर लिया है। वास्तविकता में विशाल सिंह ने जेम्स की हत्या नहीं की है। क्यों विशाल? ये सच है योर ऑनर। ज़ॉम्बी ने मुझे और मेरे परिवार को मारने की धमकी दी थी। अगर अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो तो पुलिस के पास जाके अपना गुनाह कबूल करो। इसीलिए मैंने ये गुनाह कबूल किया था। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। हाँ तो मिस्टर विशाल, क्या आप बताएंगे कि आपका ये जो डर है वो अचानक कैसे निकल गया? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ज़ॉम्बी पकड़ा जा चुका है। अब मुझे उसका कोई डर नहीं। हम में से तो किसी को भी इस बात का पता नहीं है। मुझे जेल में पता लगा था कि ज़ॉम्बी पकड़ा गया है। केडी पाठक ने चन्नी वाली लाश को पकड़ लिया है। क्या? हाँ, हर जगह यही खबर आ रही है। और एक हवलदार ने मुझे अखबार में भी दिखाया था। ओह आई सी। तो कौन सी जेल में है ये ज़ॉम्बी? मुझे क्या पता। तो क्या आपको पता है मिस्टर पाठक? मुझे इस बारे में कोई चर्चा नहीं करनी। मिस्टर केडी पाठक, आपको इस बात का जवाब देना ही होगा, क्योंकि इस बात से तो मैं भी वाकिफ हूँ कि आपने टीवी पर ज़ॉम्बी के पकड़े जाने की खबर दी थी। अगर ज़ॉम्बी सचमुच पकड़ा गया है तो आप उसे अदालत में पेश कीजिए, या फिर अपने इस झूठ बोलने की कोई खास वजह अदालत को बताइए। क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मुझे ज़ॉम्बी के पकड़े जाने का ये झूठा समाचार फैलाना पड़ा। केडी, तुमने क्या किया? देखो विशाल, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम ये दोष मान लेते और मेरे होते हुए एक दोषी को दंड नहीं मिल सकता। वो लाश मेरे परिवार, मेरे बच्चों को। जज साहब, मैंने जेम्स को मारा। जज साहब, आप प्लीज मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, अभी कुछ समय पहले ही विशाल सिंह ने इस कोर्ट में कथन दिया है कि ये आरोप इन्होंने अपने सर लिया केवल उस ज़ॉम्बी के भय के कारण। तो क्या इसके चलते हम एक दोषी को दंड दे सकते हैं? ये अदालत कभी नहीं चाहेगी कि किसी भी कारण से किसी बेकसूर को सजा मिले। धन्यवाद योर ऑनर। इस केस में एक ऐसा मोड़ आया है जो हमें सीधा हत्यारे के दरवाजे तक पहुंचा देगा। योर ऑनर, कोई जानता भी नहीं था कि वर्षों पहले जेम्स और रीटा का विवाह हुआ था, और रीटा अदालत में उपस्थित भी है। मिसेज रीटा को कटघरे में बुलाया जाए। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। जेल जाने की बड़ी शीघ्रता है आपको। What? ये आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? आपको भी लड़खड़ाते हुए देखा। हाँ, वो मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं। पूछिए आपको जो पूछना है। ये बताइए कि कितने वर्ष पूर्व जेम्स के साथ आपका विवाह हुआ था? ये कोई ठीक से याद नहीं है। 10-12 साल पहले। हाँ, आपका मैरिज सर्टिफिकेट जो हमारे पास है उसके अनुसार 11 वर्ष पूर्व। ये बताइए कितने वर्षों से आप और जेम्स अलग अलग रह रहे थे? क्या स्टूपिड सवाल है ये। योर ऑनर, शायद मिस्टर पाठक के पास प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए इधर उधर के गवाहों को लाकर ये कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, जिनकी हत्या हुई है उनकी धर्मपत्नी से प्रश्न नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। हाँ बताइए, कितने वर्षों से आप और जेम्स अलग अलग रह रहे हैं? 5 साल से हम अलग रह रहे हैं। 5 वर्षों से आप अपने पति से अलग रह रही हैं, तो अब तक आपका डिवोर्स नहीं, विवाह विच्छेद नहीं हुआ था? नहीं हुआ? होना चाहिए था ना। ना, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। तो विवाह से पहले जेम्स अपनी माताजी के साथ रहते थे। विवाह के पश्चात आप दोनों अलग रहने चले गए, माताजी के साथ नहीं रहते थे। क्यों ऐसा? क्योंकि हम दोनों की शादी जेम्स की मम्मी की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए। चलिए ये बताइए कि क्या कारण था आप दोनों के अलग होने का?
जेम्स एक नंबर का बददिमाग इंसान था। फैमिली क्या होती है ये तो उसे मालूम ही नहीं था। बस दिन रात शराब पीना और मुझ पे हाथ उठाना। क्षमा कीजिएगा, सुना तो ऐसा है कि आपको शराब पीने की बुरी लत थी, इस कारण आप दोनों अलग हुए। How dare did you say that? किसने कहा आपसे? शांत हो जाइए रिया जी। आप मुझ पे ये झूठे इल्जाम लगा रहे हैं? शांत हो जाइए रिया जी। देखिए, अगर फिर आपने इस तरह की बात की ना तो मैंने कहा ना, शांत हो जाइए। ये इतना क्रोध और इतनी भारी मात्रा में मदिरा का सेवन करना ये सेहत के लिए हानिकारक होता है। योर ऑनर, मेरे पास श्रीमती रीटा जी का मेडिकल रिपोर्ट है जिसके अनुसार ये भारी मात्रा में मदिरा का सेवन करती थी। एक बार नहीं 2 बार इन्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा गया था। शराब छुड़ाओ संस्था में रखा गया था इन्हें, लेकिन उसके बावजूद उनकी शराब नहीं छूटी। बताइए रिया जी, आपने अपने पति जेम्स से डिवोर्स क्यों नहीं लिया था? आप कहना क्या चाहते हैं कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए था? किस तरह के इंसान हैं आप? एक औरत के पति की अभी मौत हुई है और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। योर ऑनर, लगता है श्रीमती रीटा मेरे प्रश्न को उत्तर देने के स्थिति में नहीं है। मैं इनके स्थान पर आर्नल्ड को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। मेरा को तो आज ही पता चला कि मेरा भाई जेम्स का शादी भी हुआ था। अच्छा, संभवतः आप भूल रहे हैं कि जब जेम्स की शादी हुई थी रीटा के साथ, तो मैरिज रजिस्ट्रार के सामने साक्षी के रूप में आपने हस्ताक्षर किए थे। देखो आर्नल्ड, जो भी हो ये अदालत है और यहाँ पर अगर झूठ बोला तो आप पर कार्यवाही होगी। तो चलो सच सच बताओ कि आपके भैया और उनकी भाभी का विवाह विच्छेद क्यों नहीं हुआ था, डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? आई एम सॉरी सर, मगर वो बात यह है कि ये जो रीटा है ना, एकदम पागल औरत है। अगर अभी इधर मैं इसके बारे में कुछ बोलेगा ना तो ये मेरे घर में आके मेरे से लड़ाई करेगा। जल्दी बोलो, क्यों बुलाया है मुझे? मुझे क्लब पहुंचना है। देखो रीटा, बात ऐसी है, ना तुम मेरे साथ खुश हो ना मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ। इससे अच्छा होगा कि हम डिवोर्स लेते हैं, इस पे साइन कर दो। You stupid man! मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि मुझे 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन के चाहिए, या फिर ये घर मेरे नाम कर दो और डिवोर्स पेपर पे साइन लेकर जाओ। अगर मैं प्रॉपर्टी और पैसा ना दूं तो क्या करोगी तुम मेरा? बोलो, क्या करोगी? जान लोगी मेरी? अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा करने से पहले सोचूंगी नहीं। पैसा का बहुत लालची औरत है। अगर मेरा भाई एक्सीडेंट से नहीं मरता ना तो टेंशन से तो जरूर मर जाता। दिस इज ऑल रबिश। आपको वकील किसने बनाया? एक बार मैंने डैडी से गुस्से में कह दिया था कि आई विल किल यू, लेकिन वो तो आज तक जिंदा है। बड़े भाग्यशाली हैं वो। चलिए छोड़े, ये बताइए कि दिसंबर की 3 तारीख को अर्थात जेम्स की एक्सीडेंट से 1 दिन पहले आप जेम्स से मिलने उनके ऑफिस गई थी। मेरे पति थे वो, मिलने नहीं जा सकती थी? ये जानते हुए कि वो ऑफिस में नहीं है फिर भी आप उनसे मिलने गई, क्यों? ये मुझे नहीं पता था। अलग अलग रहने के पश्चात भी आपको संदेह था अपने पति पर कि उनका टाका भिड़ा हुआ है, कुछ चल रहा है प्रेम प्राकरण उनकी सेक्रेटरी रीमा के साथ। ये बिल्कुल झूठ है। नहीं, ये तो मैं रीमा से पूछना चाहूंगा। 3 दिसंबर को ऑफिस आने से पहले रिया ने आपको फोन किया था? यस सर, उन्होंने कॉल किया था जेम्स जी से बात करने के लिए, और मैंने उन्हें बताया भी था कि वो ऑफिस में नहीं है। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हुआ और वो सीधे ऑफिस चली आई। सॉरी मैम, मैंने आपको फोन पर बताया था कि जेम्स सर ऑफिस में नहीं है। आई नो, मैं तो ऐसे ही चली आई, सोचा बहुत दिन से ऑफिस आई नहीं हूँ तो तुमसे ही मिल लूँ। ओह ओके मैम, कुछ लेंगी आप? आपके लिए कुछ मंगवाऊँ, कुछ
कुछ खाएंगी या जहर मंगवा दो। व्हाट? कुछ नहीं। तो ठीक है, मैं फिर जेम्स से मिलने कल आती हूँ। लेकिन मैम, सर तो कल ऑफिस के काम से पूना जा रहे हैं। ओह, वैसे तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। तुम भी उनके साथ जा रही हो? वेल, सर ने अभी मुझे साथ चलने के लिए कहा तो नहीं है। रात में कह देंगे। जी? कुछ नहीं। और उस दिन हमें रीटा मैम के इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगे। तो अब आप अपने झूठ के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे कि मैं अपने पति पर शक करती थी। संदेह तो आपने अपने पति पर किया था, इसी कारण आप ऑफिस से निकलकर सीधा बबलू मैकेनिक के पास गई अपने पति की हत्या की मंशा लेकर। हाँ, झूठ बोला था मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई ये समझे कि मैं अपने पति पर शक करती थी। संदेह तो आपने अपने पति पर किया था, इसी कारण आप ऑफिस से निकलकर सीधा बबलू मैकेनिक के पास गई अपने पति की हत्या की मंशा लेकर। झूठ है ये सरासर झूठ है। देखो, मुझसे पंगा मत लेना, वरना क्या करेंगे आप? मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल कर देंगी। योर ऑनर, मिस्टर पाठक बिना बात के रीटा जी पर दबाव डाल रहे हैं। दबाव डाल रहा हूँ यार। अब आपकी अनुमति हो तो बबलू मैकेनिक को बुलाकर उस पर दबाव डाल। सीधे सीधे पूछता हूँ तुमसे बबलू भैया, क्या दिसंबर की 3 तारीख को रीटा तुम्हारे पास आई थी? हाँ साहब, मैडम आई थी। उन्होंने आपको जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल करने को कहा? नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस वो तो अपनी गाड़ी ठीक करवाने आई थी। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम नहीं बताना चाहते तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। योर ऑनर, हुआ था ही। बबलू, कल जेम्स साहब की कंपनी की गाड़ी यहाँ आएगी और तुम्हें उनकी गाड़ी के ऐसे ब्रेक फेल करने हैं कि 30-40 किलोमीटर के बाद ही वो काम करना बंद कर दे। आपका काम हो जाएगा मैडम। स्पष्ट है योर ऑनर कि रीटा हत्यारिन है। और बबलू ने झूठ बोला था कि मेरे मुवक्किल विशाल ने इससे कहा था गाड़ी के ब्रेक्स फेल कर। ये गलत बात है साहब जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अगर ऐसा नहीं हुआ था बबलू, तो जब तुमने कथन दिया था अदालत में तो रीटा के बारे में क्यों नहीं बताया हमें? छिपा कर क्यों रखा? वो इसलिए साहब, मिस्टर जेम्स अपनी निजी गाड़ियां भी हमारे गैरेज में अपनी कंपनी के पैसे से सुधरवाते थे। बस यही कारण था मैडम रीटा के बारे में ना बताने का। योर ऑनर, बबलू झूठ बोल रहा है क्योंकि हत्या में ये भी बराबर का हिस्सेदार था। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। देखो बबलू, तुम्हारी सच्चाई सामने आ गई है। बाकी की सच्चाई भी बता दोगे तो अच्छा रहेगा। सीधे सीधे पूछता हूँ तुमसे बबलू भैया, क्या दिसंबर की 3 तारीख को रीटा तुम्हारे पास आई थी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था साहब, पर यह बात सच है कि मैडम रीटा ने उस दिन हमसे पूछा था। बबलू, एक बात बताओ। पूछो मैडम जी। क्या किसी गाड़ी के ब्रेक इस तरह से खराब किए जा सकते हैं कि वो कुछ घंटों बाद ही काम करना बंद कर दे? ये क्या बात कर रहे हैं मैडम जी? अरे तुम बताओ तो। बिल्कुल हो सकता है मैडम, पर ये काम केवल बबलू ही कर सकता है, दूसरा कोई और नहीं। बस यही बात थी साहब, पर हम सच कह रहे हैं, हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानते साहब। योर ऑनर, दिसंबर की 3 तारीख को सर्वप्रथम ये इनके पति जेम्स के ऑफिस गई। अगले दिन का जेम्स का दिनचर्या पता किया इन्होंने उनकी सेक्रेटरी रीना से, जिसके पश्चात ये बबलू मैकेनिक के पास गई और उससे जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल करने को कहा। झूठ बोल रहे हैं ये सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अर्नोल्ड, ये भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे जेम्स की जायदाद ना मिले। मैंने जेम्स का खून नहीं किया, मैं उसका खून नहीं कर सकती, मैंने उसका खून नहीं किया है। योर ऑनर, एम्बुलेंस बुलवाने का आदेश दीजिए। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाए।
अदालत की आगे की कार्रवाई अगली सुनवाई में की जाएगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। ये क्या कर रहे हैं आप? वरुण, इतने रात गए ऑफिस में क्या कर रहे थे? तो साहब ने जो काम मुझे दिया था वो करके आ गया। सर मैंने चुपके से रीटा जी के घर में इन्वेस्टिगेशन की है और बहुत ही अजीब चीज पता चली मुझे। ये तो ज़ॉम्बी के पैर के निशान लग रहे हैं मुझे। जी हाँ सर, मुझे ये ज़ॉम्बी के पैरों के निशान रीटा के घर के पीछे वाले लॉन में मिले, आते हुए भी और जाते हुए भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़ॉम्बी रीटा जी को मारने भी गया था। ज़ॉम्बी के पैरों के निशान वहां मिलना इसका अर्थ कुछ और करता है। वरुण, वरुण, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम कोई चलती फिरती लाश नहीं हो, तुम एक मनुष्य हो। कौन हो ये सच सच बताओ, बताओ। मैं जेम्स हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, अपनी मौत का बदला चाहिए। देखो, इन बातों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तुम कौन हो ये बताओ। मैं नहीं छोड़ूंगा। वरुण, क्या सर? तो ठीक है? हाँ सर। तो चिंता मत कर, जो भी है बच के नहीं जाएगा। वरुण, अब ये जो भी है ये अधिक समय तक बच नहीं सकता। सर ये आप कैसे कह सकते हैं? ये देख वरुण, जो पेन स्टैंड उसने तेरे सर पे मारा था उस पर उसकी उंगलियों के निशान है। ये जो देख रहा है ये उसके हाथों पे लगाया गया मेकअप है वरुण। इसका ये अर्थ होता है कि ये व्यक्ति जो भी है जो ज़ॉम्बी बन रहा है ये मेकअप द्वारा ज़ॉम्बी बन रहा है। वास्तविकता में ये मनुष्य ही है, साधारण सा। तो एक काम कर, जितने व्यक्ति इस केस से जुड़े हुए हैं सबकी जानकारी प्राप्त कर, पता लगा कि इनमें से कौन है जो मेकअप करने में माहिर है। योर ऑनर, बार बार इस केस की हर पेशी में हम बस यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ॉम्बी कौन है, लेकिन कोई इस बात की सच्चाई पर ध्यान नहीं दे रहा है कि ये केस ज़ॉम्बी पर नहीं है बल्कि मिस्टर विशाल पर है और सारे सबूत और गवाह इनके खिलाफ है। योर ऑनर, जब सच तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं हो तो हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ता है। मेरा ऐसा ठोस मानना है कि इस केस के सत्य तक पहुंचने के लिए हमें उस चलते फिरते लाश तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। इस केस की आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं रीटा जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। अब आपका स्वास्थ्य कैसा है रीटा जी? पहले से ठीक है, लेकिन अगर आपने बेतु के सवाल किए तो फिर से खराब हो जाएगी।
चलिए आपसे आज बेतुके नहीं सीधे साधे सरल प्रश्न पूछेंगे। ये बताइए कि 7 साल पूर्व क्या व्यवसाय करती थी आप? फिल्मी जगत में आप मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी, कार्य करती थी, क्या ये बात सत्य है? हाँ, 7 साल पहले। तो प्रथम कथन में आपने ये बात हमें बताई क्यों नहीं? नहीं बताया क्योंकि ये आपने पहले पूछा नहीं। चलिए अब पूछ लेता हूँ आपके पुरस्कार के बारे में। सुना है आपको कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो किस प्रकार के पुरस्कार मिले थे आपको? बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के। बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के या बेस्ट हॉरर मेकअप आर्टिस्ट के? योर ऑनर, इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब मिसेस रीटा का व्यवसाय क्या है, उनको क्या अवार्ड मिले? योर ऑनर, संभवतः अभियोग पक्ष महोदया समझ ही नहीं पा रही है मेरे प्रश्नोत्तर की दिशा। ये बड़ा ही डरावना केस है जिसमें डर, जिसमें भय इस कारण से पैदा हुआ है क्योंकि एक चलता फिरता लाश घूम रहा है। योर ऑनर, सबके मन में, सबके दिल में भय पैदा करता हुआ। योर ऑनर, सोचने वाली बात है कि ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है एक फिल्म जगत के मेकअप आर्टिस्ट द्वारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ज़ॉम्बी का मेकअप मैंने किया है? जी बिल्कुल, यही कह रहे हैं। योर ऑनर, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मिसेस रीटा एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं योर ऑनर, ये कोई संयोग नहीं। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ कुछ चित्र हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है योर ऑनर किस प्रकार का मेकअप करके एक सरल साधारण व्यक्ति को ज़ॉम्बी में परिवर्तित किया जाता है, चलती फिरती लाश में परिवर्तित किया जाता है। इन चित्रों में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है योर ऑनर किस प्रकार का मेकअप करके एक सरल साधारण व्यक्ति को ज़ॉम्बी में परिवर्तित किया जाता है, चलती फिरती लाश में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रकार का मेकअप करने में रीटा जी ने महारत प्राप्त की। लेकिन इस बात का क्या सबूत है मिस्टर पाठक कि ये मेकअप मिसेस रीटा ने ही किया? समझी नहीं समझी? योर ऑनर, इस प्रकार का मेकअप करने के लिए एक विशेष धातु की आवश्यकता पड़ती है जो यहाँ भारत में नहीं मिलती। उसे लंदन से मंगवाया जाता है। और 4 दिन पहले रीटा जी ने ये जो कुरियर स्लिप मैंने आपको दिया है, ये प्रमाण है उस बात का कि 4 दिन पहले ही रीटा जी ने लंदन से वही धातु मंगवाई है योर ऑनर मेकअप करने के लिए। हाँ, मंगवाया था क्योंकि मुझे एक फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट का काम मिल रहा था। अच्छा, तो अचानक जो कार्य आपने वर्षों से नहीं किया, आपके पति के मृत्यु होने के 4 दिन पश्चात ही आपको अचानक काम करने की क्या सूझी? कैसे? योर ऑनर, मिस्टर पाठक इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि वो ज़ॉम्बी मेकअप लगा के घूम रहा था? तो आप क्या कहना चाहती हैं कि वो चलती फिरती लाश वास्तविकता में चलती फिरती लाश है? नहीं, आप उत्तर मत दीजिए, मेरे प्रश्न का मैं स्वयं उत्तर देता हूँ। योर ऑनर, मैं जानता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि वो व्यक्ति चलती फिरती लाश का मेकअप करके घूम रहा है क्योंकि वो मेरे ऑफिस भी पधारा था और प्रमाण छोड़कर गया है। योर ऑनर, इस बात का भी प्रमाण है मेरे पास कि रीटा जी जिन्होंने ऐसे मेकअप करने में महारत प्राप्त की है, इन्होंने ही उस ज़ॉम्बी का मेकअप किया था। और इस बात का प्रमाण देने के लिए मैं उस ज़ॉम्बी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ आपसे। अनुमति है। धन्यवाद। आइए ज़ॉम्बी भाई।
आइए पधारिए कटघरे। आप बैठिए। मुकेश जी, क्या आप ही वो व्यक्ति हैं जो चलती फिरती लाश बनकर सबको भयभीत कर रहे थे? जी। ऐसी तुच्छ हरकत आप क्यों कर रहे थे? किसी के कहने पर कर रहे थे? जी। किसके कहने पर कर रहे थे? वो बैठी रीटा जी। झूठे मक्कार, तू झूठ बोल रहा है। मैं नहीं झूठ बोल रहा जज साहब, रीटा जी हमारा मेकअप करती थी। हाँ वकील साहब, ये भी उन्होंने ही किया है। मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती तक नहीं हूँ। नहीं, झूठ तो आप बोल रही हैं। आप ही ने बनाया है ना इस ज़ॉम्बी को। ये झूठ बोल रहा है। ये तो वो ज़ॉम्बी है ही नहीं जो लोगों के घर जाकर उन पर हमला करता है। तो ये बात आपको कैसे पता? योर ऑनर, रीटा जी की बात उचित है। ये वो ज़ॉम्बी नहीं है जो उन्होंने बनाया, ये मेरे सहायक श्रमण है। अब बात को आगे सिद्ध करने के लिए मैं इनसे आग्रह करूंगा कि ये जाएं और उनसे आग्रह करूंगा कि वो आए। रिया, तुम पर कभी उस ज़ॉम्बी ने, उस चलती फिरती लाश ने आक्रमण नहीं किया। फिर तुम्हें कैसे पता कि वो कैसे दिखता है? तुम्हें कैसे पता कि वो ज़ॉम्बी ये नहीं कोई और ज़ॉम्बी है? हाँ, मैंने ज़ॉम्बी बनाया। मैंने ज़ॉम्बी का मेकअप किया, लेकिन मैंने जेम्स का खून नहीं किया। जेम्स की हत्या आप ही ने की है और जब आपको लगा कि आपका रहस्य खुल जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि आप हत्यारिन हैं, तब आपने षड्यंत्र रचा। आपने रचना की एक ज़ॉम्बी की ताकि आप पर से संदेह उठ जाए और बेचारा विशाल फंस जाए। नहीं, ये झूठ है। मैंने सिर्फ ज़ॉम्बी बनाया, उसका खून मैंने नहीं किया। और उसका खून किसने किया ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा, संभवतः मुझे पता है। वो इस कारण, योर ऑनर, क्योंकि इस केस से जुड़े दो ही व्यक्ति हैं जिन पर उस चलती फिरती लाश ने आक्रमण नहीं किया। एक तो रीटा जी जिन्होंने ज़ॉम्बी बनाया, और दूसरे ज़ॉम्बी बनने वाले HR मैनेजर ऋषभ। ये झूठे योर ऑनर। आपको जो भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। योर ऑनर, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ। ज़ॉम्बी तुम ही हो, और केवल ज़ॉम्बी नहीं, जेम्स के हत्यारे भी तुम ही। योर ऑनर, जब ज़ॉम्बी मुझ पर आक्रमण करने मेरे ऑफिस आया था, तब मैंने एक चाकू से उसके बाएं हाथ पर एक खरोंच मार दी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारे HR मैनेजर ऋषभ साहब अपनी बाई बाह आपको दिखाए। देखते हैं वो खरोंच है नहीं दिखाई। अरे दिखाइए ना। योर ऑनर, यहाँ पर तो कोई घाव का निशान नहीं है। योर ऑनर, मेरा सामान्य ज्ञान ये कहता है कि अगर एक साधारण सरल सा व्यक्ति ज़ॉम्बी बन सकता है, तो एक घाव छुपाना मेकअप द्वारा कितना कठिन होगा। एक बार फिर से दिखाइए। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। ये देखिए खरोंच है ना। योर ऑनर, बड़ी सुंदरता से इनके घाव को मेकअप द्वारा छिपाया गया था योर ऑनर। अब बात ये है कि रीटा जी जो हैं और ऋषभ जी जो हैं, इन दोनों में प्रेम प्रकरण चल रहा है और आपत्तिजनक स्थिति में दोनों के चित्र आपकी मेज पर मैंने रखी है। हाँ हाँ, ये सच है कि मैं ही ज़ॉम्बी हूँ। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और ये भी सच है कि रीटा मेरी प्रेमिका है।
मगर सर मैंने किसी का खून नहीं किया। हत्या आप ही ने की है, ये भी प्रमाणित किए देता हूँ। योर ऑनर, इनके कैबिन की मेरे पास कुछ फोटोज हैं। योर ऑनर, बात यह है कि विशाल के कैबिन से जो तार निकल कर टेलीफोन एक्सचेंज तक जाती है वो HR मैनेजर ऋषभ के कक्ष से होती हुई जाती है। योर ऑनर, दूसरे चित्र को देखने से ये स्पष्ट रूप से पता चलता है योर ऑनर कि उस तार पर जोड़कर किसी ने एक फोन लगाया था और उसी फोन से बबलू मैकेनिक को फोन किया गया और उससे कहा गया कि जेम्स की गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया जाए। स्पष्ट है योर ऑनर कि वो फोन इनके कैबिन से किया गया था, फोन इन्होंने ही किया था और फोन इस कारण किया था कि संदेह विशाल पर है। अब भाई साहब देखिए, कहानी तो खत्म हो गई है, तो क्यों किया ये सब आपने अगर आप स्वयं ही बता दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। और साथ साथ ये भी बता दीजिए कि विशाल को क्यों फंसाया, इसके पीछे क्या कारण था? मैं जेम्स को धमकी देते देते थक चुकी हूँ, लेकिन वो प्रॉपर्टी मेरे नाम करने को तैयार ही नहीं हो रहा है। लेकिन रीटा, अगर हमें एक दूसरे से शादी करनी है तो सबसे पहले जेम्स की सारी प्रॉपर्टी और जायदाद तो हासिल करनी पड़ेगी ना यार। लेकिन हम लड़के तो उसकी प्रॉपर्टी हासिल नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर जेम्स इस दुनिया में होगा ही नहीं तो ऑटोमेटिकली उसके नाम की सारी जायदाद और प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी ना डार्लिंग, समझी? विशाल को फंसाने की कई वजह थी मेरे पास। एक तो ये कि मुझे डर था कि कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, और दूसरी ये कि विशाल को मेरा सबसे बड़ा राज मालूम हो गया था। ये सब क्या है ऋषभ? तुम अपनी कंपनी के सीक्रेट्स दूसरी कंपनी को बेच रहे हो? रिलैक्स विशाल, रिलैक्स। अब बैठना। इतना सीरियस क्यों हो रहा है यार? बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्या मिलता है तुझे इतना ईमानदार बनके? हाँ? सी योरसेल्फ मैन, कितना इंटेलिजेंट है। उसके बाद भी जेम्स के अंडर काम कर रहा है। सोचा कभी? जेम्स और मेरे बीच में जो भी होता है वो हमारा निजी मामला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जहां खाएं वहीं पे छेद करें। छोड़ना है ऐसा बकवास यार, ये बचपना छोड़, बैठ। काम की बात करते हैं। पता कितना हिस्सा लेगा? किस्सा छोड़ और अपना किस्सा सुधार। अगर मुझे पता लगा कि तूने फिर ये हरकत करी है तो सारी इंफॉर्मेशन बॉस को दे दूंगा, समझा? अभी थोड़ा ज्यादा हो गया विशाल साहब। विशाल ने मेरी सारी ऊपर की कमाई बंद कर दी थी और इसीलिए मैंने एक तीर से दो निशाने लगाए। The defense, rest. तमाम गवाहों की गवाही और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिसेज रीटा और मिस्टर ऋषभ जेम्स पार्कर की मौत के जिम्मेदार हैं। इन दोनों ने मिलकर न केवल मिस्टर जेम्स की हत्या की है, बल्कि ज़ॉम्बी के जरिए इस शहर में आतंक और दहशत फैलाने की कोशिश की है। लिहाजा ये अदालत दफा 302 ताजिरात-ए-हिंद इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर विशाल सिंह पर लगे सभी आरोपों से उन्हें बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। Congratulations once again. और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।